चलिए, तो एक और टॉपिक के बारे में आज डिस्कशंस करते हैं, वो है लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है। अब क्या होता है लोकल एनेस्थेटिक्स? बेसिकली हमें कोई छोटी मोटी प्रोसीजर करनी है, जैसे किसी एरिया पे इंसिजन एंड ड्रेनेज करना हो, या किसी एरिया पे हमें सूचरिंग करना हो। तो ऐसी कंडीशंस में हमें थोड़े बहुत टाइम के लिए, ऑब्वियसली हम जनरल एनेस्थीसिया पूरी बॉडी को तो अनकॉन्शियस नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे हम लोग लोकल वो पार्ट के ऊपर एक एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और वो छोटी प्रोसीजर करते हैं। तो उसके लिए जो ड्रग यूज़ होती है उसे लोकल एनेस्थेटिक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो लोकल एनेस्थेटिक्स है वो काम कैसे करते हैं। तो हमें पता है कि जो सेंसेशंस ले जाते हैं, वो सेंसेशंस कौन ले जाती है? जो नर्व है वो सेंसेशंस लेके जाती है। ठीक है, सेंसरी इम्पल्सेस लेके जाती है। तो अगर नर्व का कंडक्शन हम लोग ब्लॉक कर देते हैं तो ये सेंसेशन नहीं ले जा पाएगी या आ नहीं सकेगा। तो इस प्रकार से जो नर्व का जो कंडक्शन सिस्टम है उसको ये लोकल एनेस्थेटिक्स बेसिकली ब्लॉक करते हैं। तो ब्लॉक करते हैं कंडक्शन सिस्टम की जो नर्व इम्पल्सेस के जो होते हैं उसको वो ब्लॉक करते हैं। अब नौ अलग अलग टाइप की होती है, उसके फाइबर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो कई बार पूछते हैं कि कौन सी नौ ज़्यादा सेंसिटिव्स हैं। तो जो छोटे डायमीटर वाले नौ फाइबर्स हैं, जैसे टाइप बी और टाइप सी हो गए, ठीक है, ए में भी ए डेल्टा हो गए, तो ये जो नौ फाइबर्स हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स से ब्लॉकेज में। माइलिनेटेड फाइबर्स पहले ब्लॉक होते हैं। ठीक है, ये भी एक आपको याद रखना है। और अगर सेंसेशंस की बात करें तो पहले पेन जाता है, उसके बाद टेम्परेचर में भी पहले कोल्ड जाता है, फिर हीट जाता है, और उसके बाद टच, डीप प्रेशर और प्रोप्रायोसेप्शन सबसे लास्ट में जाता है। ठीक है, तो पेन, टेम्परेचर, टच जो पहले प्राइमरी सेंसेशंस है वो पहले चले जाते हैं, और बाद में लेटर स्टेज में डीप प्रेशर और प्रोप्रायोसेप्शन जाता है। तो इस प्रकार से लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होती है। अभी जो लोकल एनेस्थेटिक्स बेसिकली है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसे कहते हैं अमाइड क्लास के लोकल एनेस्थेटिक्स, और दूसरे होते हैं जिसे कहते हैं एस्टर क्लास के लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है? तो पहला जो डिफरेंस है वो है जो एस्टर्स होते हैं वो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। ठीक है, और जो अमाइड्स होते हैं वो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। तो ऑब्वियसली हम कौन सा यूज़ करना चाहेंगे? ऑब्वियसली सो अमाइड इसीलिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, पहली चीज़ की कंपैरेटिवली लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। उतने भी ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग नहीं है, हम लोग रियल अभी देखेंगे आगे मैकेनिज्म में, लेकिन कंपैरेटिव टू एस्टर थोड़े लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। एस्टर्स क्यों जल्दी एक्शंस ख़त्म कर देते हैं? क्योंकि एस्टरेसिस होते हैं प्लाज्मा के अंदर, हमें पता है ना, कोलिन एस्टरेसिस। सो ऐसे एस्टरेसिस होते हैं जो मेटाबोलाइज कर देते हैं ऐसे एस्टर को, जिससे उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाती है। तो जब हम लोग फार्माकोलॉजी में देख चुके हैं कि काफ़ी सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जिसकी बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ये उसी वजह से है कि ये लीवर या फिर किडनी में मेटाबोलाइज नहीं होती है। ये बेसिकली जाती है कैसे? एस्टरेसिस से, प्लाज्मा कोलिन एस्टरेसिस से मेटाबोलाइज हो जाती है, और जिससे बहुत छोटा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका होता है। दूसरी एक मेन चीज़ है एलर्जी। ठीक है, अब देखिए एलर्जी दोनों के साथ एसोसिएटेड है, अमाइंड में भी एलर्जी एसोसिएटेड है, एस्टर्स में भी एलर्जी एसोसिएटेड है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शंस एस्टर्स के साथ होता है। अमाइंड में भी एलर्जी हो सकती है लेकिन कंपेरेटिव थोड़ी कम है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी भी क्लास में एलर्जिक रिएक्शन हुई, मान लीजिए आपने एस्टर यूज़ किया और एलर्जिक रिएक्शन हुई, तो फिर उस क्लास के सभी एस्टर जो मेडिकेशंस हैं वो सभी से एलर्जी हो जाएगी। तो अब उस केस में आपको अमाइड क्लास के ऊपर जाना है। सिमिलरली अमाइड के किसी एक ड्रग के साथ आपको एलर्जी हुई तो पूरे क्लास के साथ एलर्जी हो जाएगी, तो उससे फिर आपको एस्टर क्लास में जाना है। ठीक है, सो दोनों से एलर्जी हो सकती है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखें तो अमाइड में चांसेस थोड़े कम है। अभी दवाइयों के ऊपर आते हैं। तो जैसे हमने बात की कि एस्टर्स कम यूज़ होते हैं, अमाइड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। एस्टर्स के फिर भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जो मेन एग्जांपल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोकेन। यस, आपने सही सुना। कहाँ पे कोकेन हमने पढ़ा था? कोकेन हमने पढ़ा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, एएनएस में हमने पढ़ा था। और नॉरएपिनेफ्रिन का जो रीअपटेक होता है वो रीअपटेक को बंद करने का काम कोकेन करता है, एंड इवेंचुअली ये जो नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ाता है जिससे अल्फा बीटा सिमुलेशन होते हैं, और मेन अल्फा स्टिमुलेशन होता है, उससे वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है। तो ये हमने कोकेन में देखा था, देखेंगे उसके बारे में। दूसरा एग्जाम्पल है प्रोकेन, फिर है क्लोरप्रोकेन। ठीक है, क्लोरप्रोकेन। तो इसके बारे में याद रखना ज़रूरी है कि ये सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग है। तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक्स पूछते हैं तो क्या है? क्लोरप्रोकेन। उसके बाद है टेट्राकेन, और उसके बाद है बेंजोकेन। तो उसमें ज़्यादा इसमें डिटेल में कुछ याद नहीं रखना है, हमें कोकेन के बारे में याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, और क्लोरप्रोकेन के बारे में कि शॉर्टेस्ट एक्टिंग। फिर अमाइड क्लास आ जाते हैं जिसमें लिग्नोकेन, प्रिलोकेन, ब्यूपीवाकेन, डिब्यूकेन, मैपीवाकेन, इटिडोकेन और रोपीवाकेन है।
अब दोनों को याद कैसे रखें, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंस है दोनों को याद रखने में, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं अमाइड क्लास है, मीन्स कि आई एक है, ठीक है। ये एस्टर क्लास है, यहाँ पे आई नहीं है। तो अगर 2 आईज हैं, आपको 2 आई दिखे और यहाँ पे आप दिखेंगे तो सिर्फ 1 आई है, तो प्रोकेन में सिर्फ 1 आई है, यहाँ पे भी 1 आई है। और यहाँ पे देखेंगे तो लिग्नोकेन में 2 आई है, प्रिलोकेन में 2 आई है। तो अगर 2 आई वाली मेडिकेशन है तो अमाइड क्लास की है, और 1 आई वाली मेडिकेशन है तो एस्टर क्लास की है। सिंपल, याद रह गया। चलिए अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो किस प्रकार से ये लोकल एनेस्थेटिक्स काम करते हैं, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक्स पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये वीक बेसिस है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कंसेप्ट काम में आता है जो हमने जनरल फार्मेक में पढ़ा था कि सेम ड्रग सेम मीडियम में क्या होती है, अनआयोनाइज्ड। अगर बेसिक ड्रग है और उसे बेसिक मीडियम मिल गया तो ड्रग क्या हो गई, अनआयोनाइज हो गई, दूसरा नाम है लिपिड सॉल्युबल हो गई, और वो इजीली अब्जॉर्प्शन हो पाएगी, या तो फिर इजीली जो भी मेम्ब्रेन्स हैं वो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर पाएंगे। तो लोकल एनेस्थेटिक्स क्या है, वीक बेसिस है। तो अगर लोकल एनेस्थेटिक्स का अब्जॉर्प्शन बढ़ाना है सेल्स के थ्रू, एक्सॉन्स के थ्रू, तो हमें साइड में क्या ऐड करना चाहिए, मीडियम अगर हम लोग बेसिक कर देंगे तो लोकल एनेस्थेटिक्स का बहुत ही फास्ट एक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे काम करते हैं, तो बेसिकली ये क्या काम करते हैं कि जो मेन मैकेनिज्म है ये वही है, क्या है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करना। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो आई होती है, जो 9 सेल होते हैं, 9 सेल्स के अंदर मान लीजिए यहाँ पे ये है सोडियम चैनल्स, ठीक है। सोडियम यहाँ से अंदर जा रहा है, तो ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करने का काम कौन करते हैं, ये लोकल एनेस्थेटिक्स। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि ये बाहर की साइड है, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग ये है तो ये बाहर की साइड से भी ब्लॉक कर सकती है, लेकिन इतना सिंपल है, बाहर की साइड से नहीं करती। लोकल एनेस्थेटिक्स को अंदर जाना पड़ता है और फिर अंदर जाके यहाँ पे जाके वो इनहिबिट करती है, ब्लॉक करती है। तो इसको इन शॉर्ट सेल के अंदर जाना पड़ता है। और जैसे हमने बात की कि ये बेसिक ड्रग है, तो अगर हम लोग एटमॉस्फेयर भी बेसिक कर देंगे, मीडियम बेसिक कर देंगे, तो वो अनआयोनाइज्ड होके सेल के अंदर चली जाएगी लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, और फिर वो इजीली ब्लॉक कर पाएगी। तो इसीलिए उसके एक्शन को स्पीड अप करने के लिए, फास्ट करने के लिए हम लोग साथ में क्या ऐड करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ लोकल एनेस्थेटिक देंगे तो उसकी एक्शन फास्ट होगी, क्विक होगी, स्पीड ऑफ एक्शन बढ़ेगी, जिससे वो इजीली अंदर जा पाएगा और अंदर जाके फिर वो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर पाएगा। अब सोडियम चैनल भी जो ज़्यादा फायरिंग सोडियम चैनल होती है, मीन्स कि जो खुलती है, उस सोडियम चैनल को उसे ब्लॉक करना इजी होगा। तो जब ज़्यादा फायरिंग वाले जो न्यूरॉन्स है उसको वो इजीली ब्लॉक करती है, ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी ड्रग लोकल एनेस्थेटिक के एक्शंस को बढ़ाती है, मीन्स कि प्रोलॉन्ग करती है, ठीक है। तो उसमें आंसर है एड्रेनालिन। कई बार एमसीक्यू में ये लोग हमें कंफ्यूज करते हैं, तो पूछते हैं कि विच ड्रग इंक्रीजेज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए एड्रेनालिन है। एंड विच ड्रग इंक्रीजेज द ऑनसेट ऑफ एक्शन, तो स्पीड ऑफ एक्शन, तो उसमें है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये ऑलवेज एमसीक्यू में या कोई भी क्वेश्चंस में हमें देखना है कि कौन सी ड्रग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बिकॉज सेम मीडियम प्रोवाइड करती है बेसिक ड्रग को, तो इसलिए क्विक फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होती है। और एड्रेनालिन है वो प्रोलॉन्ग करती है, और जो लोकल एनेस्थेटिक के एक्शन है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो बढ़ाती है। अब किस प्रकार से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि क्यों एड्रेनालिन को लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ ऐड करना है। तो जैसे हमने बात की कि ये एक एरिया है, ये एरिया के ऊपर मान लीजिए कि आपको एक वुंड हो गया है, और ये अब वुंड को हमें सूचर करना है। तो सूचर करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग यूजुअली एक नीडल लेते हैं, उसको थोड़ा टर्न कर देते हैं, उसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक यूजुअली लिग्नोकेन लेते हैं और सबक्यूटेनियसली हम लोग देते हैं। जो भी आजू बाजू का एरिया है वहाँ पे हम लोग सबक्यूटेनियसली उसको इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो सबक्यूटेनियसली हमने लोकल एनेस्थेटिक दे दिया। अब हमें पता है कि सबक्यूटेनियस काफ़ी सारी ड्रग्स भी देती है। कौन सा ड्रग्स सबक्यूटेनियस देते हैं, तो सबक्यूटेनियस हमें पता है कि इंसुलिन हम लोग यूज़ करते हैं, तो इंसुलिन का भी अब्जॉर्प्शन तो हो ही जाता है ना, तो लोकल एनेस्थेटिक का भी अब्जॉर्प्शन तो हो ही जाएगा। और अगर लोकल एनेस्थेटिक का अब्जॉर्प्शन हो गया, सिस्टम में चली गई, तो क्या होगा, सिस्टमिक
साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। तो लोकल एनेस्थेटिक्स कौन सी सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स होती है? मेनली दो सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एक्चुअली लोकल एनेस्थेटिक्स बहुत टॉक्सिक होते हैं। ये तो एक से न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है और दूसरी उससे होती है कार्डियोटॉक्सिसिटी, ठीक है। सो हार्ट के ऊपर भी बहुत टॉक्सिसिटी हो जाती है, एरिथमिया जैसी सिचुएशन हो जाती है, या तो फिर न्यूरोटॉक्सिसिटी भी हो जाती है। तो ये है उसकी सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स। तो पहली बात कि सिस्टम सबक्यूटेनियस देने से सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन होता है, ये दो टॉक्सिसिटी होती है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, बिकॉज ये यहाँ पे कैसे ऑब्जॉर्व होती है, ऑब्वियसली यहाँ से जो ब्लड वेसल होती है वो ब्लड वेसल में से ऑब्जॉर्व हो जाती है। तो दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर इस प्रकार से देते हैं तो ब्लड वेसल के थ्रू चली जाती है तो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो दो मेन दिक्कत होती है सबक्यूटेनियस ऐसे इन्फिल्ट्रेशन देने से, कि एक तो सबक्यूटेनियसली देने से वो सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स भी कर सकता है, और दूसरा फटाफट चली जाती है, ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत कम हो जाता है। तो ये दिक्कत को काउंटर करने के लिए हम उसके साथ क्या करते हैं, हम उसके साथ एड्रेनालिन ऐड करते हैं। अब एड्रेनालिन ऐड करते हैं तो क्या होगा, एड्रेनालिन क्या करेगा, वाजो कंस्ट्रिक्शंस करेगा, वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, और जैसे वाजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या दो एडवांटेज मिलेंगे। एक तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाएगा, लंबे समय तक वो एरिया में रहेगी, काम करेगी, वो लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट मिलेगी, और दूसरा जो उसकी सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स हैं वो भी कम होगी। तो बिकॉज ऑफ दिस टू एडवांटेज, वन इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड डिक्रीज सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स, हम लोग एड्रेनालिन साथ में ऐड करते हैं, ठीक है। एड्रेनालिन ऐड करते हैं, लेकिन हमें दो चीज़ें के ऊपर ध्यान रखना है कि एड्रेनालिन का कॉन्सेंट्रेशन, हमें पता है कि अलग अलग कंडीशंस में एड्रेनालिन का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, क्योंकि एड्रेनालिन अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है, बीटा रिसेप्टर्स को काम करती है, तो ट्रिमेंडस वाजो कंस्ट्रिक्शंस कर सकती है, ट्रिमेंडस हार्ट स्टिमुलेशन कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें जो कॉन्सेंट्रेशन रखना है वो रखना है मिनिमम 1 जेम 1 लाख, ठीक है। तो 1 जेम 1 लाख का कॉन्सेंट्रेशन रख के उसके साथ लोकल एनेस्थेटिक्स को दें। लेकिन दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि किस जगहों पे एड्रेनालिन कंबाइन नहीं करना है। लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ एड्रेनालिन का जो कॉम्बिनेशन है किस जगह पे नहीं देना है, किस जगह पे कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो आंसर इज जहाँ पे एंड आर्टरीज होती है, ऐसे एरियाज के जहाँ पे एंड आर्टरीज होती है। एंड आर्टरीज का मतलब क्या होता है कि कुछ कुछ जगहें ऐसी होती है, यूजुअली क्या होती है कि आर्टरी में से ब्रांचेस निकलने लगती है, उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती है एंड आर्टरीज के, वहाँ पे सिर्फ एक ही आर्टरी सप्लाई करती है, बस दैट्स इट। तो अगर वो कंस्ट्रिक्शन हो गई तो क्या होगा कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे गैंग्रीन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए जिस जिस जगह पे एंड आर्टरीज है वहाँ पे हम लोग साथ में एड्रेनालिन नहीं देंगे। किस किस जगह पे एंड आर्टरीज हैं, तो जैसे पेनिस हो गया, या फिर हमारा पीना हो गया, ईयर की टिप हो गई, या फिर नोज़ की कोई टिप हो गई, ठीक है, फिंगर टिप्स हो गई, ये मोस्ट कॉमन है, फिंगर टिप्स हो गई। तो ऐसी जगह पे भी हमें साथ में एड्रेनालिन नहीं देना है, ठीक। दूसरी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इन शॉर्ट ऐसी एंड आर्टरीज वाली जगह पे ऐसी कोई भी मेडिकेशन नहीं देनी है कि जो वाजो कंस्ट्रिक्शंस करे। इसके बाद ही हम लोग देखेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स की इफेक्ट। अभी से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है, एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है जो विदाउट एडिंग एड्रेनालिन वाजो कंस्ट्रिक्शन करता है, वो कौन सा है? चलिए आंसर ढूंढेंगे। ऑब्वियसली वो लोकल एनेस्थेटिक्स भी एंड आर्टरीज की जगह पे नहीं यूज़ कर सकते। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी, ये पेज में काफ़ी सारे एमसीक्यूज से हमने कवर किए। अब बढ़ते हैं वही क्वेश्चंस के बारे में कि लिग्नोकेन के साथ एड्रेनालिन यूज़ करना है, लेकिन कौन सी जगह पे नहीं यूज़ करना है। ऑब्वियसली जहाँ पे एंड आर्टरीज हैं, टोज हो गए, पिना हो गए, फिंगर टिप्स हो गए, पेनिस हो गए, वहाँ पे नहीं यूज़ करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये तो हो गई सर्जिकल कंडीशंस के ऊपर। दूसरी चीज़ एड्रेनालिन क्या करता है, अगर एड्रेनालिन का अब्जॉर्प्शंस हो गया तो एड्रेनालिन का अब्जॉर्प्शंस हो गया तो वो हार्ट को स्टिमुलेट कर पाएगा, तो बहुत ज़्यादा अगर हार्ट स्टिमुलेट हो गया तो वो भी हम लोग नहीं चाहते। तो अगर साथ में हम लोग जनरल एनेस्थेटिक्स हेलोथेन का भी कई बार यूज़ करते हैं, अगर साथ में हेलोथेन का भी यूज़ करते हैं तो हेलोथेन क्या करता है कि मायोकार्डियम की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है टुवर्ड्स द एड्रेनालिन। तो अगर हमें लोकल एनेस्थेटिक भी यूज़ करना है और जनरल एनेस्थेटिक्स भी यूज़ करना है, ऐसी कोई सिचुएशन हो गई और हमने अगर जनरल एनेस्थेटिक्स विद इन 2-3 डेज ऑफ स्पैन में अगर हमने हेलोथेन यूज़ किया है, ठीक है, 2-3 दिन में बड़ा ऑपरेशन हुआ है, हेलोथेन यूज़ किया है। हेलोथेन क्या होता है कि अक्यूमुलेट होता है बॉडी के अंदर,
तो वो क्या करता है कि सेंसिटिविटी बढ़ा देता है मायोकार्डियम की। तो विद इन 2-3 डेज़ में अगर हम लोकल एनेस्थेटिक से अगर कोई ऑपरेट करते हैं तो उससे भी हार्ट ज़्यादा स्टिमुलेट होने का खतरा रह सकता है, ठीक है। अगर मायोकार्डियल इस्चीमिया हो, पेशेंट सीवियर हाइपरटेंशन हो या फिर सीवियर हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट हो, तो उस केसेस में भी अगर एड्रेनालिन थोड़ा भी सिस्टम के अंदर चला जाता है तो भी बढ़िया दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो अगर सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन होके ट्रिमेंडस इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है तो उस सिचुएशंस में हम लोग एड्रेनालिन को यूजुअली अवॉइड ही करेंगे। और बाकी हमने बात कर दिया कि सर्जिकल एंड आर्टरीज की जगह पे अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एड्रेनालिन ऐड करना अवॉइड करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जिसका आंसर जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था ये यहीं पे है कि ऑल द लोकल एनेस्थेटिक्स आर वासोडाइलेटर्स। हैं, सब लोकल एनेस्थेटिक्स से करते हैं, वासोडाइलेशन करते हैं और वो लॉजिकल है, इसीलिए उसकी एक्शन कम है, इसीलिए उसकी एक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग साथ में एड्रेनालिन यूज़ करते हैं। लेकिन एक है जिसमें एड्रेनालिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्या है? कोकेन ऑलरेडी वासो कंस्ट्रिक्टर है। क्यों वासो कंस्ट्रिक्शन है, उसकी मैकेनिज्म से एक्शन हमें पता चलता है कि कोकेन क्या करता है। जैसे हमने पढ़ा था एएनएस में, ये प्री साइनेप्टिक नर्व है, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व है। नॉर एपिनेफ्रिन का जो अपटेक होता है, ये अपटेक को कोकेन ब्लॉक करता है, जिससे क्या होता है कि नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल ये बढ़ाता है और नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ने से क्या होता है? वासो कंस्ट्रिक्टर। इसीलिए जो भी लोग कोकेन को स्निफ कर रहे होते हैं, कोकेन एडिक्टेड होते हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है? जो यूजुअली स्नॉटिंग करते हैं, नोज़ से लेते हैं, तो नोज़ में वासो कंस्ट्रिक्शन हो गया होता है, इसीलिए उनके जो नेज़ल सेप्टम है कई बार परफोरेट हो जाते हैं, तो नेज़ल एट्रोपी देखने को मिलती है। नेज़ल ब्लड सप्लाई ना के बराबर उनका होता है और इसीलिए नेज़ल एट्रोपी आपको देखने को मिलती है, नेज़ल सेप्टम परफोरेट होने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि पेशेंट जो आदमी है वो कोकेन एडिक्टेड है। तो ये बात हो गई, नॉरएपिनेफ्रिन का रीअपटेक इनहिबिट करता है जिससे वासोकंस्ट्रिक्शन होता है और यही क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है। कोकेन शुड नॉट बी गिवन बाय इंट्रावीनस रूट विथ एड्रेनालिन, ठीक है। कोकेन इज द ओनली एस्टर विच इज़ नॉट मेटाबोलाइज बाय द शूडोकोलिन एस्टरेज, ये भी एक अलग चीज़ है, ठीक है। ऑल जो एस्टर्स थे, दूसरे एस्टर्स थे, हमने बात की है कि एस्टरेजिस से मेटाबोलाइज होते हैं। कोकेन एक है जो शूडोकोलिन एस्टरेज से मेटाबोलाइज नहीं होता है। कोकेन कहाँ पे मेटाबोलाइज होता है? कोकेन लीवर में मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। तो ये हो गई कोकेन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं दूसरे एस्टर्स के बारे में। हम लोग अभी एस्टर्स की जो दूसरी ड्रग्स हैं उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो देख लेते हैं। दूसरी हमने बात की थी प्रोकेन। तो प्रोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक ऑफ चॉइस है इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अगर हम देखेंगे मसल रिलैक्सेंट, तो वहाँ पे एक ड्रग आएगी सक्सिनलकोलिन। तो ये सक्सिनलकोलिन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कर सकती है, इवन हेलोथेन से भी ये हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर अगर हमें मसल रिलैक्सेंट यूज़ करना है मैं, तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस है डेंट्रोलिन, ठीक है। तो पूछते हैं कई बार कि विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो डेंट्रोलिन है। लेकिन अगर ऐसा पूछते हैं विच इज़ द लोकल एनेस्थेटिक ऑफ चॉइस इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, तो उसमें जो एस्टर्स यूज़ करते हैं जिसका नाम है प्रोकेन, ठीक है। तो प्रोकेन के बारे में एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकल एनेस्थेटिक ऑफ चॉइस इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। अब बात करते हैं क्लोरप्रोकेन के बारे में। तो क्लोरप्रोकेन का एक एमसीक्यू आता है, दैट इज़ द शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक। सभी लोकल एनेस्थेटिक्स में शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, तो इसीलिए इसको यूजुअली यूज़ करने का कोई मतलब बनता नहीं है। सबसे छोटा, सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, एमसीक्यू में कई बार पूछते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन स्पाइनल एनेस्थेशिया, वैसे भी हम लोग स्पाइनल एनेस्थेशिया में ऐसे एस्टर्स कम ही यूज़ करते हैं, ना के बराबर यूज़ करते हैं, ऑलरेडी कम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इनकी होती है। लेकिन ये एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्लोरप्रोकेन, क्योंकि उससे क्या होता है कि पैराप्लेजिया होने का खतरा रहता है, बिकॉज क्लोरप्रोकेन के अंदर एक स्पेसिफिक प्रिजर्वेटिव होता है जिसका नाम है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। और सोडियम मेटाबाइसल्फेट क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिक होता है। तो क्लोरप्रोकेन एक तो सबसे घटिया चीज़ है कि वो उसका शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। और दूसरी चीज़ भी उसको रोकती है यूज़ करने से, वो है कि अगर हम स्पाइनल में यूज़ करते हैं वो नर्व को डैमेज कर सकते हैं, स्पाइनल कोड को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होता है जो न्यूरोटॉक्सिक है। तो ये चीज़ दोनों के बारे में याद रखना है, ठीक है। प्रोकेन के बारे में सही चीज़ थी क्या कि वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में लोकल एनेस्थेटिक ऑफ चॉइस था। चलिए, ऑल लोकल एनेस्थेटिक्स अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑब्जॉर्व हो गए तो जैसे हमने बात की थी कि इससे सीएनएस टॉक्सिसिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। सीएनएस टॉक्सिसिटी कैसे होते हैं? इनिशियली
एक्साइटेशंस होता है, सीजर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है वो इनहिबिट हो जाएंगे, जिससे इनिशियल आपको एक्साइटेशन दिखेगा, ज़्यादा एक्साइटेशन होगा तो सीजर होगा, लेकिन धीरे 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 फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा डिप्रेशन में, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो इनिशियल एक्साइटमेंट होता है, हर बार कोमा भी हायर डोज पे हो सकता है। तो सभी लोकल एनेस्थेटिक्स दो टॉक्सिसिटी करते हैं, अगेन कार्डियोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी। चलिए अब दूसरे लोकल एनेस्थेटिक्स के ऊपर आते हैं, जो है अमाइड क्लास का। यहाँ पे दो आई आपको देखने को मिलता है, डिब्यूकेन। तो डिब्यूकेन के बारे में इंपॉर्टेंट है कि सबसे पोटेंट अगर लोकल एनेस्थेटिक पूछे तो वो डिब्यूकेन है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग भी डिब्यूकेन है, और मोस्ट टॉक्सिक भी डिब्यूकेन है ठीक है। तो ये चीज़ एमसीक्यू के अंदर ध्यान रखना है। तो डिब्यूकेन के लिए अच्छा था, पोटेंट था, लॉन्ग एक्टिंग था, लेकिन टॉक्सिसिटी भी इससे ज़्यादा थी। वैसे तो सभी लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिक होते हैं, लेकिन डिब्यूकेन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है। हमने बात की जैसे क्लोरप्रोकेन है वो शॉर्टेस्ट एक्टिंग है। तो ये कई बार चीज़ें एमसीक्यूज़ के अंदर पूछते हैं। तो डिब्यूकेन वैसे इसीलिए हम लोग कम यूज़ करते हैं, इसका भी सबसे ज़्यादा यूज़ इसलिए हम लोग लिग्नोकेन ही करते हैं। ठीक, लिग्नोकेन जैसे हमने बात की थी कि मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। लिग्नोकेन का लोकल एनेस्थेटिक के अलावा भी एक यूज़ है, कहाँ पे, हमने एरिथमिया पढ़ा था। तो ये एक एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस भी है, क्लास 1B एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर यूज़ होता है। इससे भी मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम चांस होता है। ठीक है, कैन प्रेसिपिटेट मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, लेकिन यूजुअली कम चांस होता है। लेकिन इससे बेसिकली हम लोग वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में यूज़ कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं एक और ड्रग के बारे में, जो भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है, जिसमें भी दो आई है। तो अमाइड क्लास की मेडिकेशंस हैं, जो है मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ब्यूपीवाकेन। तो सबसे कार्डियोटॉक्सिक लोकल एनेस्थेटिक्स हैं। ये कभी भी बियर्स ब्लॉक में नहीं यूज़ करते। बियर्स ब्लॉक क्या है, थोड़ी देर में दिखेंगे। बियर्स ब्लॉक बेसिकली क्या है कि अगर आपको कोई हैंड के ऊपर सर्जिकल प्रोसीजर करनी है, ठीक है, हैंड के ऊपर करनी है या तो फिर फुट के ऊपर करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उससे थोड़ा प्रॉक्सिमली, मीन्स के एल्बो जॉइंट के ऊपर, आर्म के ऊपर या तो फिर थाइस के ऊपर हम लोग एक टॉर्निक्वेट अप्लाई कर देते हैं और प्रेशर बढ़ा देते हैं। इतना प्रेशर बढ़ा देते हैं कि वेन्स जो ब्लड है वो ड्रेन करके हार्ट में ना ले जा पाए। ठीक है, तो वहाँ की जो वीनस सर्कुलेशन में, और फिर हम लोग लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करते हैं। तो जो भी हैंड के या फिर फुट के अराउंड के जो वीनस सर्कुलेशन है, वहाँ से क्या होगा कि धीरे धीरे लोकल एनेस्थेटिक बाहर निकलने लगेगा लीकेज करके, और पूरे एरिया में एनेस्थेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगी। तो इसे कहते हैं इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थेशिया। ठीक है, इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थेशिया भी कहते हैं, और इसे ही कहते हैं बियर्स ब्लॉक। तो ये बियर्स ब्लॉक में कभी भी ब्यूपीवाकेन का नहीं यूज़ करना है। ठीक है, नहीं यूज़ करना है। रीज़न ये है कि अगर कुछ पोर्शन भी मान लीजिए चला गया हार्ट के अंदर, तो इससे बहुत कार्डियोटॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसलिए इससे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड चीज़ है। देखिए, वैसे ये ज़्यादा पोटेंट चीज़ है और लॉन्गर एक्टिंग है दैन द लिग्नोकेन। ठीक, अब मान लीजिए कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो गया, हार्ट में चला गया ब्यूपीवाकेन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो गया, तो उस केसेस में फिर हम लोग जो एंटी एरिथमिक देंगे वो ब्रेटिलियम यूज़ करेंगे। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, ब्रेटिलियम का यूज़ करेंगे। एक दूसरी भी ड्रग है रोपीवाकेन, जो ब्यूपीवाकेन का ही कंजीनर है। ये कंपैरेटिवली लेस कार्डियोजेनिक है। ठीक है, तो ब्यूपीवाकेन में एक ही चीज़ याद आनी चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा कार्डियोजेनिक है, बीएस ब्लॉक में नहीं यूज़ करना है। और बिकॉज ब्यूपीवाकेन है तो अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो उसमें ब्रेटिलियम ही यूज़ करना है। रोपीवाकेन उसका कंजीनर लेस टॉक्सिक है। अब बात करते हैं प्रीलोकेन। ये भी अगेन दो आई है, तो अमाइड क्लास में हम लोग हैं। प्रीलोकेन जो याद रखनी है वो याद रखनी है मिथमोग्लोबिनेमिया के लिए। ठीक है, तो प्रीलोकेन क्या करती है, प्रीलोकेन करती है मिथमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, सो मेथीमोग्लोबिनेमिया करती है। क्यों करती है, बिकॉज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका एक मेटाबोलाइज प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है ओटोल्यूडीन, याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। और जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज करती है, मिथमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के अंदर कई बार पूछते हैं। ये वैसे कार्डियोटॉक्सिसिटी इसकी कम है, तो इसीलिए बियर्स ब्लॉक में इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे बियर्स ब्लॉक में भी हम लोग लिग्नोकेन ही यूज़ करते हैं। अगर लिग्नोकेन नहीं है तो हम लोग फिर प्रीलोकेन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किस किस लोकल एनेस्थेटिक से मिथमोग्लोबिनेमिया हो सकता है, तो मैक्सिमम होता है दैट इज़ विथ प्रीलोकेन। यही यूजुअली एमसीक्यू में पूछते हैं। अदरवाइज आप बीपीएल याद रख सकते हैं। बेंजोकेन है, एक आई वाला है एस्टर, और दूसरा लिग्नोकेन भी है। लेकिन मेनली ये नहीं पूछते हैं, यूजुअली यही पूछते हैं कि प्रीलोकेन से सबसे मैक्सिमम मिथमोग्लोबिनेमिया होता है। चलिए, और एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है जो बेसिकली एज अ लोकल एनेस्थेशिया
नहीं यूज़ होती है, दूसरी जगह पे यूज़ होती है। एक्शन एज ए लोकल एनेस्थेटिक ये है, क्या है, ऑक्सीथाजिन, ठीक है। तो हम आप पता नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा वाला है, केन तो इसमें है नहीं, तो ऑक्सीथाजिन है। इसका दूसरा नाम म्यूकेन है, म्यूकेन जेल के नाम से भी आती है। ये यूजुअली काफ़ी सारी सिरप्स में आती है, काफ़ी सारी एंटासिड सिरप्स होती हैं उसके अंदर आती है। ये क्या करती है कि टॉपिकल गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो इसीलिए अगर गैस्ट्राइटिस है या तो फिर गैस्ट्रिक अल्सर जैसे सिचुएशंस है तो वहाँ पे रिलीफ के लिए ये ड्रग्स दी जाती है। लेकिन अब ये यूजुअली कम यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट करने का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा यह है कि पेन कम होगा, लेकिन नुकसान ये है कि उससे डैमेज भी ज़्यादा होगा तो हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कम यूज़ करते हैं, यूजुअली अल्सर्स में यूज़ कर सकते हैं। ओरल अल्सर्स वगैरह होता है तो उसमें भी इसका कई बार यूज़ होता है। तो टॉपिकल एप्लीकेशंस करके थोड़े टाइम के लिए आप वहाँ पे पेन कम कर सकते हैं। लेकिन अगेन डिसएडवांटेज वही होता है कि जैसे ही पेन कम होता है, लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, आदमी गरम गरम चाय पी लेता है, उसको पता नहीं चलता है, चिक बाइट हो जाता है, पता नहीं चलता है, और अल्सर अग्रावेट हो जाता है। तो इसीलिए यूजुअली इस टाइप की ड्रग को नहीं यूज़ करते। लेकिन आपको ध्यान रहे कि ऐसी ड्रग का कॉम्बिनेशन भी आता है सिरप्स के अंदर, एंटासिड सिरप्स के अंदर। चलिए, तो अभी यूजेस देखते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। वैसे तो सर आपने बता दिया कि लोकल एनेस्थेटिक कोई लोकल प्रोसीजर्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के एनेस्थेशिया हम लोग दिखेंगे जिसमें इनका यूज़ होता है। तो सबसे पहले है दैट इज़ सरफेस एनेस्थेशिया। सी, सरफेस एनेस्थेशिया और इन्फिल्ट्रेशन अलग चीज़ है। सरफेस एनेस्थेशिया में क्या है कि एक टॉपिकल क्रीम जैसा ही होता है या जेल जैसा ही होता है जो अप्लाई कर देना होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, जैसे हमने बात की, या फिर अब्रेडेड स्किन के ऊपर अप्लाई कर देना है तो वहाँ पे आपको पेन रिलीफ मिल जाएगा। जैसे ओरल अल्सर की हमने बात की, ठीक है, तो वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ऊपर हम लोग लिग्नोकेन का जेल अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे हमें अभी कोई भी सेंसेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसे यूज़ कर सकते हैं हम कुछ छोटी मोटी प्रोसीजर्स के लिए, जैसे प्रोक्टोस्कोपी करना है, कैथेटराइजेशंस करना है, पर रेक्टल एग्जामिनेशंस करना है, ठीक है। कई बार हम लोग कैथेटर जब भी डालते हैं, अपने वार्ड में दिखाई होगा कि कैथेटराइजेशंस करते हैं, तो कैथेटराइजेशंस के ऊपर लिग्नोकेन की जेल लेते हैं। तो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो जेल से लुब्रिकेशंस भी हो जाता है, इजीली पास करता है, और दूसरा थोड़ा लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट भी क्रिएट करता है, तो पेशेंट को भी पेन कम होता है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं सरफेस एनेस्थीसिया। अब सर कोई ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट है जो स्किन के ऊपर ऐसे क्रीम जैसे या जेल जैसे लगाने से स्किन के ऊपर भी एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर देता है? तो हाँ, उसे कहते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। अगर 2.5% प्रीलोकेन और 2.5% लिग्नोकेन को 1:1 रेशियो में हम लोग कंबाइन करें और ऐसा क्रीम या जेल जैसा मिक्सचर बना दे तो वो अनब्रोकन स्किन को भी एनेस्थेटाइज कर सकता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। तो प्रीलोकेन और लिग्नोकेन, सो PL, तो PL को मिक्स करके स्किन के ऊपर भी, अनब्रोकन स्किन के ऊपर भी एनेस्थेशिया क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कई बार MCQ में पूछते हैं, व्हाट इज यूटेक्टिक मिक्सचर। सो 2.5% प्रीलोकेन और लिग्नोकेन का मिक्सचर है। अब बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेशिया। जैसे हमने बात की थी कि किसी भी एरिया पे वुंड हो, वहाँ पे सूचरिंग करना हो, तो आजू बाजू के एरिया में हम लोग इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं, यूजुअली सबक्यूटेनियसली ड्रग इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो दैट इज इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेशिया, इन्फिल्ट्रेटेड सबक्यूटेनियसली इन द एरिया ऑफ ऑपरेटिंग साइड, जहाँ पे सेंसरी नर्व एंडिंग्स ब्लॉक हो जाएंगी। इंसिजन ड्रेनेज करना हो या फिर सूचरिंग करना हो, छोटे मोटे हाइड्रोसिल जैसे ऑपरेशन करना हो, तो उसमें ये इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेशिया यूजफुल है। यूजुअली इसके साथ हम लोग एड्रेनालिन ऐड कर सकते हैं जिससे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ा सके और सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कम कर सके। फिर आता है नर्व ब्लॉक्स, ठीक है। तो मान लीजिए कि काफ़ी बॉडी के सभी कंडीशंस में, सभी जगह में ऑपरेशन करना हो, सर्जरी करना हो, तो ये नर्व ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं। ये नर्व ब्लॉक में यूजुअली क्या होता है कि जो नर्व की मेजर रूट्स होते हैं, ये मेजर रूट है, वहाँ पे नर्व की ब्रांच निकलती है, उसमें से सब ब्रांच निकलती है। तो ये नर्व रूट के आजू बाजू अगर हम लोग लोकल एनेस्थेटिक्स इंजेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे पूरे उसके जो डिस्ट्रीब्यूटिव एरिया के ऊपर हम लोग लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट क्रिएट कर पाते हैं और प्रोसीजर कर सकते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है नर्व ट्रंक के आसपास, तो फिर नर्व का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे हमको एनेस्थेटिक इफेक्ट देखने को मिलेंगी। तो हेड एंड नेक की सर्जरी, अपर लिम्ब की काफ़ी जगह पे सर्जरी के लिए नर्व ब्लॉक्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि नर्व ब्लॉक करना उतना आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। तो इसीलिए कई बार USG गाइडेड नर्व ब्लॉक भी दिए जाते हैं और ये थोड़ी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होती है, इसमें प्रिसीजन्स रहता है, तो इसलिए कम यूज़ किए जाते हैं, ठीक है।
सो हेड एंड नेक में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, स्टीलेट गैंग्लियन के आजू बाजू, ट्राइजेमिनल नर्व के आजू बाजू, अपर लिम्ब में बहुत कॉमन है ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इतनी एक्सपर्टी एनेस्थेटिक्स के पास होनी चाहिए, इसे वो बहुत कम होती है, तो इसीलिए ये लोग रीजनल एनेस्थेशिया में या फिर कई बार जनरल एनेस्थेशिया में ऑपरेट कर देते हैं पेशेंट्स को। शॉर्ट जनरल एनेस्थेशिया भी होता है, उसके अंदर ऑपरेट कर देते हैं पेशेंट को, ठीक है। थोरेक्स एब्डोमेन के लिए भी कई बार यूज़ होता है, इंटरकॉस्टल नर्व, लंबर सिंपैथेटिक चेन के आजू बाजू, पेनाइल ब्लॉक, इलियोइंग्वाइनल नर्व ब्लॉक, लोअर लिम्ब में सुआस कंपार्टमेंट या फिर पेरिवास्कुलर ब्लॉक, सो काफ़ी सारी जगह पे ऐसा नर्व ब्लॉक दे सकते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक जैसे मैंने बात किया कि कॉमनली यूज़ करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। सो प्लूरल कैविटी के अंदर एयर घुस जाती है और फिर वो लंग्स को कोलैप्स कर देती है। चलिए, तो वो ये एक हो गया कौन सा, हमने देखा है नर्व ब्लॉक्स के थ्रू भी आजू बाजू लोकल एनेस्थेटिक्स हम लोग देख सकते हैं। और लास्टली जैसे हमने देखा था एक बियर्स ब्लॉक जिसे कहते हैं इंट्रावीनस रीजनल ब्लॉक, हमने बात की थी कि अगर हैंड में कोई प्रोसीजर करनी हो, बिलो द एल्बो कोई प्रोसीजर करनी हो या लेग में कोई प्रोसीजर करनी हो, तो थाई के ऊपर या तो फिर आर्म के ऊपर हम लोग टॉर्निक्वेट अप्लाई कर देते हैं और उससे उसमें प्रेशर इतना रखना है कि वीनस ब्लड वापस से हार्ट में ना जा पाए, और इसे कहते हैं बियर्स ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, वैसे प्रीलोकेन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस, लिग्नोकेन भी कॉमनली यूज़ करते हैं, पहले एक्चुअली लिग्नोकेन यूज़ करते थे, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस आप पूछे तो प्रीलोकेन लिखिएगा। प्रीलोकेन से क्या साइड इफ़ेक्ट्स होती है, अभी पढ़ाया था, याद कीजिए। चलिए, ठीक है। प्रीलोकेन लीस्ट टॉक्सिक एनेस्थेटिक एजेंट है, थेराप्यूटिक इंडेक्स भी उसकी ज़्यादा है, अगर वो अवेलेबल नहीं है जैसे हमने बात की तो लिग्नोकेन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेनालिन कंटेनिंग सॉल्यूशंस को नहीं यूज़ करना है, ठीक है। इस प्रकार के ब्लॉक में अगेन एड्रेनालिन नहीं यूज़ करना है, नॉट टू यूज़ एड्रेनालिन, क्योंकि थोड़ा भी जाएगा हार्ट के अंदर टॉक्सिसिटी कर देगा, ठीक है। यहाँ पे भी मेन कॉमन जो क्वेश्चन पूछते हैं ये यही पूछते हैं एमसीक्यू के अंदर कि बियर्स ब्लॉक में कौन सा नहीं यूज़ करना है, तो जो हार्ट को स्टिमुलेट करे, टॉक्सिक हो, एड्रेनालिन या तो फिर ब्यूपीवाकेन, वो नहीं यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। दूसरा एक यहाँ भी है, सिकल सेल डिसीज़ में भी ये बियर्स ब्लॉक नहीं देते हैं, ठीक है। वैसे ये एनेस्थीसिया का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी फॉर इन्फॉर्मेशन, बियर्स ब्लॉक अगर देते हैं तो ब्लड वेसल्स ऑक्लूड होता है, सिकलिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपोक्सिया भी क्रिएट होता है और हाइपोक्सिया भी इंड्यूस करता है सिकलिंग को, तो इसीलिए बियर्स ब्लॉक सिकलिंग वाले पेशेंट्स को भी नहीं दिया जाता। फिर लोकल एनेस्थेटिक्स का बहुत कॉमनली यूज़ होता है, दैट इज़ फॉर स्पाइनल एनेस्थेशिया। अब स्पाइनल एनेस्थेशिया के डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट्स देख लेते हैं। हमें पता ही है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एडल्ट्स के अंदर L1 पे ख़त्म हो जाती है, तो 2-3 एक अच्छा स्पेस रहता है, चिल्ड्रन के अंदर 4-5 एक अच्छा स्पेस रहता है, और वहाँ पे हम लोग लिग्नोकेन यूज़ करते हैं और ब्यूपीवाकेन यूज़ करते हैं, साथ में डेक्सट्रोज का भी यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी सारी ऑर्थोपेडिक सर्जरी है या फिर लोअर एब्डोमेन की सर्जरी है, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी है, ये सभी सर्जरी के लिए स्पाइनल एनेस्थेशिया यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंट्रा ऑपरेटिव, उसमें मोस्ट कॉमन है कि हाइपोटेंशन हो जाता है। क्यों हो जाता है, जैसे हमने बात की कि लोकल एनेस्थेटिक जो भी ड्रग्स हैं वो वाजो डायलेशन करती है, एक्सेप्ट कोकेन, तो सब वाजो डायलेशंस करते हैं, तो हाइपोटेंशन हो जाता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पहले से ही फ्लूइड दे देते हैं सर्जरी के दौरान, तो क्रिस्टलॉइड या फिर कोलॉइड पहले से दे देते हैं, और या तो फिर लो हेड पोजीशंस देते हैं। अगर हाइपोटेंशन और भी नहीं हो रहा कंट्रोल में, तो फिर वाजोप्रेसर्स या फिर आइनोट्रोपिक ड्रग यूज़ करते हैं। दूसरे कॉम्प्लिकेशंस ब्रेडिकार्डिया, रेस्पी डिप्रेशंस और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव मोस्ट कॉमन स्पाइनल के बाद कॉम्प्लिकेशन होता है, दैट इज़ हेडेक, क्योंकि ये कहाँ पे सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर जाना पड़ता है, ठीक है। तो सब एरेक्नोइड स्पेस में जाने के लिए हमको डूरा को पंक्चर करना पड़ता है, और बिकॉज यहाँ पे ड्यूरा पंक्चर होता है तो इसीलिए वहाँ से CSF लीकेज होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट CSF लीकेज पोस्ट ऑपरेटिवली स्पाइनल एनेस्थेशिया के बाद जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट रहती है, दैट इज़ ऑफ हेडेक। तो अगर स्मॉल बोर, अब जैसे ड्यूरा को पेनिट्रेट तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं हमारे पास, लेकिन अगर हम छोटी से छोटी स्मॉल बोर नीडल का यूज़ करें तो उससे CSF लीकेज हम लोग कम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं उस केस में कि 24 घंटे तक सोते रहें, फ्लूइड्स ज़्यादा रहे, ठीक है, और या फिर होल को सील कर दे एपिड्यूरल ब्लड पैच से, तो उससे भी इवेंचुअली CSF लीक कम हो जाएगा और पेशेंट को हेडेक में थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। दूसरे पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यूरिन रिटेंशन हो सकता है, छोटी मोटी नर्व डैमेज हो जाए, क्रेनियल नर्व्स डैमेज हो सकती है, मेनिंजाइटिस या फिर पैराप्लेजिया, या तो फिर जो लोअर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है जहाँ पे काफ़ी सारा गुच्छा रहता है नर्व्स का, वो डैमेज होता है, कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम होता है।
चलिए एक और एनेस्थीसिया टेक्निक है जिसे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहते हैं। ड्यूरा और बोन के बीच में एपिड्यूरल स्पेस होती है, वहाँ पे क्या करते हैं कि वहाँ पे कंटिन्यूस कैथेटर के थ्रू आप ड्रग को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो एपिड्यूरल स्पेस के ऊपर कंटिन्यूसली ड्रग इंजेक्ट करके एक्चुअली इफेक्ट धीरे धीरे आएगी, स्लो ऑनसेट ऑफ इफेक्ट आएगी, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ये रहेगा कि आप इफेक्ट को टाइटर कर सकेंगे। अगर लॉन्गर टाइम को इफेक्ट चाहिए तो फिर वहाँ पे कैथेटर रखा है तो वहाँ पे फिर से आप ड्रग इंजेक्ट कर दीजिए। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में। तो एक टॉइस नीडल आती है, उससे आप दे सकते हैं। मेनली पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कंट्रोल करने के लिए कई बार ओपियोइड्स इससे कंटिन्यूस एपिड्यूरल कैथेटर के थ्रू दिए जाते हैं। काफ़ी कुछ सर्जरी भी की जाती है जो भी स्पाइनल में की जाती है, इससे भी की जा सकती है, ठीक है। पेनलेस लेबर भी इससे क्रिएट की जा सकता है, या फिर कैंसर वाले कंडीशंस में क्रोनिक पेन जैसी कंडीशंस है उसमें भी ड्रग्स ओपियोइड्स इससे दी जाती है। ये मैंने डिफरेंस लगा है स्पाइनल और एपिड्यूरल के बारे में। अब यहाँ पे देख ही रहे हैं तो ये भी फिनिश कर ही लेते हैं कि स्पाइनल और एपिड्यूरल थोड़ा डिफिकल्ट टू परफॉर्म रहता है, क्योंकि स्पाइनल में क्या है, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस रहता है, CSF आता है, तो हमें पता चल जाता है कि कंफर्म हम लोग सब एरेक्नोइड स्पेस में ही है। ये थोड़ा डिफिकल्ट एक्सपर्टीज से आता है, ठीक है। इसमें ऑनसेट धीरे धीरे होता है, इसमें क्विक ऑनसेट ऑफ होता है। किसी भी ड्यूरेशन की सर्जरी इससे परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक बार ड्रग इंजेक्ट कर दी फिर नेक्स्ट करने का चांसेस बहुत कम है। एपिड्यूरल में हम लोग वो मॉड्यूलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैथेटर इंजेक्ट करते हैं और कैथेटर के थ्रू ड्रग दे सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे ड्यूरा पंक्चर होता है तो CSF लीक होता है और उसकी वजह से हेडेक बहुत कॉमन है यहाँ पे। बिकॉज ड्यूरा हम लोग पंक्चर नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हेडेक का चांसेस बहुत कम है, ठीक। अब ये चीज़ एक्सट्रीमली कॉमन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार मिस करते हैं बच्चे, ठीक है। और इसमें से ये लोग MCQs पूछते हैं कि लोकल एनेस्थेटिक की टॉक्सिसिटी हो जाए तो अब क्या करना है। तो लोकल एनेस्थेटिक की टॉक्सिसिटी के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है, वो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो कई बार MCQ में पूछते हैं तो बच्चे टिक कर देते हैं जो भी ड्रग हार्ट के साथ एसोसिएटेड होती है ऐसी ड्रग को टिक कर देते हैं। लेकिन मेन ड्रग ऑफ चॉइस है 20% इंट्रालिपिड। इंट्रालिपिड क्या होते हैं, एक सोयाबीन में से या फिर एग में से बनाया हुआ ऐसा लिपिड सॉल्यूशन होता है। वो क्या करता है कि काइंड ऑफ चिलेटिंग एजेंट जैसा काम करता है, तो वो लोकल एनेस्थेटिक को पकड़ लेता है, ठीक है, सिस्टम के अंदर, और जिससे फिर लोकल एनेस्थेटिक का एक्शन कम हो जाता है। तो इसे 20% इंट्रालिपिड कहते हैं। कई बार हाइपर सेंसिटिव वगैरह भी हो सकता है, या फिर ऑब्वियसली जो हाइपर लिपिडीमिया वाले पेशेंट हैं उसमें ध्यान से देना पड़ेगा। तो उस केसेस इन शॉर्ट लोकल एनेस्थेटिक की टॉक्सिसिटी इससे अच्छे से प्रिवेंट होती है। क्या है, 20% इंट्रालिपिड। दूसरी लोकल एनेस्थेटिक ऑब्वियसली सीजर्स वगैरह हो जाए तो हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, बेंजोडाइजेपिन वगैरह देंगे, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस इज 20% इंट्रालिपिड। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हमने बात की, अगर इन्फिल्ट्रेशंस के लिए नॉर्मल सबक्यूटेनियसली देना है तो 0.5 to 2% देते हैं, लेकिन अगर एपिड्यूरल देना है, सुपरफिशियल है प्रोसीजर, तो उसमें 2% देना है। स्पाइनल थोड़ा डीपर है तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देना है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन देना है 5%, ठीक है। तो लॉजिकल चीज़ है कि जितनी सुपरफिशियल चीज़ें कम कॉन्सेंट्रेशन देना है, जैसे 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 डीपर प्रोसीजर करते रहेंगे तो हमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लोकल एनेस्थेटिक यूज़ करना है। तो दैट्स इट, ये हो गया इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकल एनेस्थेटिक। एक्चुअली हमने काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कशंस किए हैं। लोकल एनेस्थेटिक के अलावा भी एनेस्थीसिया के काफ़ी पॉइंट्स डिस्कशंस किए हैं। होपफुली कंसेप्चुअली अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, और जो भी MCQ अगर इसमें से आता है तो आप डेफिनेटली इसको सॉल्व करने का ट्राई करें, ठीक है कोई क्वेरी तो आप हमें पूछ सकते हैं। और लोकल एनेस्थेटिक के बाद हम लोग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंस का टॉपिक भी लाएंगे। और हमारे डिफरेंट प्लेलिस्ट आप देखिए, कोई स्पेसिफिक और टॉपिक आपको चाहिए तो हमें बताइए, हम उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।